हेलो स्टूडेंट, आज हम 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम प्रारंभिक मानव समाज जो है उसके बारे में वर्णन करेंगे। प्रारंभिक समाज किस प्रकार का था, इस संबंध में हमें बहुमूल्य जानकारी आदि मानव के भोजन के द्वारा प्राप्त होती है। उसके रहन सहन, उसके निवास, उसके औजारों के निर्माण और भाषा और कला के क्षेत्रों में हुए विकास से प्राप्त होती है। इसमें भोजन प्राप्त करने के प्रमुख तरीके थे। जो आदि मानव था वो किस किस तरीके से भोजन इकट्ठा कर रहा था उसके बारे में वर्णन किया गया है। इसमें सबसे पहले आता है हमारा संग्रहण। भोजन संग्रहण। आदिकालीन मानव पूर्ण रूप से प्रकृति जीव थे। वे कृषि से अपरिचित थे। खेती या कृषि के बारे में उन्हें कोई ज्ञान नहीं था। इसके अतिरिक्त वे पशुपालन भी नहीं करते थे। अतः आरंभ में आदिकालीन मानव अपना भोजन संग्रहण द्वारा जुटाते थे। वे पेड़ पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ जैसे बीज, गुठलियाँ, फल इकट्ठा करते थे। संग्रहण के बारे में तो केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है। इस संबंध में हमें प्रत्यक्ष प्रमाण बहुत कम मिले हैं। इसका कारण यह है कि हमें हड्डियों के जीवांश जो काफ़ी संख्या में प्राप्त हुए हैं, जबकि पौधों के जीवांश बहुत कम प्राप्त हुए हैं। संग्रहण द्वारा भोजन जुटाने का मुख्य कार्य स्त्री और बच्चों के द्वारा किया जाता था। पुरुष मुख्य रूप से शिकार के लिए बाहर जाते थे। तो ये मुख्य रूप से उनका भोजन जुटाने का प्रमुख तरीका। उसके बाद दूसरा भोजन जुटाने का तरीका है अपमार्जन। आदिकालीन मानव अपमार्जन द्वारा अपना रसदखोरी भी प्राप्त द्वारा अपना भोजन जुटाता था। अपमार्जन से अभिप्राय त्यागी हुई वस्तुओं की सफाई करने से। रसदखोरी से अभिप्राय भोजन की तलाश करना है। आदिकालीन मानव उन जानवरों से जो अपने आप मर जाते थे अथवा किसी अन्य हिंसक जानवर द्वारा मार दिए जाते थे की लाशों से मांस और मज्जा प्राप्त करते थे। इसके अतिरिक्त वे छोटे छोटे पक्षियों और उनके अंडों, सरीसृपों, चूहों और अनेक प्रकार के कीड़े मकोड़ों को खाते थे। तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि आदि मानव किसी भी चीज़ को खाने से कोई परहेज नहीं करते थे। इसके बाद हमारा आता है अगला शिकार। कि आदि मानव शिकार करके अपना भोजन इकट्ठा करता था, जिसमें वे शिकार का पीछा करते हुए अपने निवास स्थान से काफ़ी दूर चले जाते थे। वे छोटे मोटे पशुओं का शिकार स्वयं करते थे। वे बड़े पशुओं का शिकार इकट्ठे सम्मिलित रूप से करते थे। इसका कारण था कि बड़े पशुओं का अकेले शिकार करने में अनेक उन्हें कठिनाइयाँ आती थी, जिसके कारण वो अपना शिकार इकट्ठे मिलकर करते थे। शिकार में वो मुख्य रूप से विभिन्न जानवरों का शिकार करते थे, जिसमें जंगली घोड़े, जंगली भैंसे जिन्हें बाइसन कहा जाता था, गेंडों, रीछों और विशालकाय जानवरों जिन्हें मेमथ कहा जाता का शिकार करते थे। वे शिकार के लिए भालों और पत्थरों आदि का प्रयोग करते। बाद में आदि मानव ने शिकार के लिए कुत्तों का प्रयोग या सहारा लेना भी शुरू कर दिया था। आदिकालीन मानव योजनाबद्ध तरीके से शिकार करते थे। इसके बहुत सारे क्षेत्रों से हमें अवशेष प्राप्त हुए हैं। उदाहरण के लिए 5 लाख वर्ष पूर्व की बात करें तो यहाँ दक्षिण इंग्लैंड में बाक्सो ग्रेव से संबंधित है। दूसरा उदाहरण 4 लाख वर्ष पुराना है, ये जर्मनी में सोनेंजन से संबंधित है। यहाँ से आदिकालीन मानव के शिकार करने के प्रमुख अवशेष पाए गए हैं। आदि मानव द्वारा जिन जानवरों का शिकार करना होता था उन्हें घेरे में लेते थे एक योजना के तरीके से। जब कोई विशालकाय पशु बीमार अथवा घायल अवस्था में मिलता था तो उसे पानी अथवा बर्फ में फंसाकर सुगमता से उसका शिकार किया जाता था। यदि जिस जानवर का शिकार किया गया हो वह छोटा हो तो उसे गुफा में ला करके खाया जाता था। दूसरी ओर यदि वह जानवर विशालकाय या बहुत बड़ा है
तो उसके धड़ को वहीं खा लिया जाता था, जबकि शेष भाग को काट कर गुफा में लाया जाता था। इसका अनुमान इस बात से भी लगाया जा सकता है कि हमें मृत पशुओं के लघु अंगों की हड्डियां गुफाओं से प्रचुर मात्रा में अधिक मात्रा में प्राप्त हुई हैं, जबकि उनकी रीढ़ की हड्डियां और पसलियां कम प्राप्त हुई हैं। आदिकालीन मानव मारे गए पशुओं की खाल का साफ करके धूप में सुखा लेता और उससे पहने एवं बिछाने का काम लेता था। इसके अलावा हमारा जो अगला पॉइंट है, मछली पकड़ना। संग्रहण के अलावा अपमार्जन, शिकार और शिकार के बाद मछली पकड़ना। आदिकालीन जो मानव था वो मछली पकड़ता था, जो उसके मुख्य भोजन का अंग माना जाता था। वे नदियों और तालाबों से हाथ द्वारा ही मछलियां पकड़ लिया करते थे। इसके अतिरिक्त वे छोटी मछली पकड़ने के लिए कांटे का एवं बड़ी मछली पकड़ने के लिए हार्पून का उपयोग करते थे। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि आदिकालीन मानव केवल जंगलों में भोजन जुटाने के लिए ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। भोजन जुटाने के तरीकों के बाद हम आगे आदि मानव के निवास स्थान के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे, जिसमें आदि मानव कहाँ रहता था, कैसे रहता था, किस जगह पर उसका ठिकाना था, जिसमें मुख्य रूप से बहुत सारे क्षेत्रों से आदि मानव के रहने के अवशेष प्राप्त हुए। उदाहरण के तौर पर हम केन्या में कोलंबोई तथा आलोजेसाइल नामक स्थलों से बड़ी संख्या में शल्क उपकरण और हस्त कुठार मिले। ये वस्तुएं लगभग 7 लाख वर्ष से लेकर के लगभग 5 लाख वर्ष पुरानी हैं। इतने सारे औजार एक स्थान से किस प्रकार इकट्ठे हुए, यह अनुमान लगाया जाता है कि जिन स्थानों पर खाद्य प्राप्ति के संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे, यानी कि जहाँ पर भोजन आसानी से अधिक मात्रा में उपलब्ध था, वहाँ पर आदि मानव बार बार आते रहे होंगे। ऐसे क्षेत्रों में वे अपनी शिल्प कृतियाँ छोड़ जाते रहे होंगे। जिन स्थानों में उनका आवागमन कम था, वहाँ ऐसी शिल्प कृतियाँ हमें बहुत कम मात्रा में प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा सबसे पहला उनका रहने का स्थान जिसमें आता है पेड़ पौधे। पेड़ पौधे प्रारंभ में आदि मानव पेड़ों पर रहते थे। वे अपना अधिकांश समय पेड़ों पर ही बिताते थे। इसका कारण यह था कि पेड़ों पर वे अपना भोजन सुगमता से जुटा सकते थे। यहाँ उन्हें फल, कंदमूल, पक्षी और उनके अंडे बड़ी मात्रा में उपलब्ध होते थे। अतः उसे भोजन की तलाश में स्थान स्थान भटकने की आवश्यकता नहीं थी। उस समय पेड़ों पर भी बंदर, लंगूर और तेंदुए आदि निवास करते थे। इन जानवरों से भी अपनी सुरक्षा करना आदि मानव के लिए एक भारी समस्या थी। इसके अतिरिक्त भयंकर तूफान और भयंकर शीत से बचाव करना एक बहुत बड़ी समस्या थी। तो इसलिए आदि मानव शुरुआती दिनों में पेड़ों पर अपना निवास स्थान बनाते थे। उसके बाद दूसरा आता है इसमें गुफाएं। गुफाएं आज से लगभग 4 लाख वर्ष पूर्व आदि मानव ने गुफाओं को अपना निवास स्थान बना लिया था, जिसमें गुफाओं में रहने के उससे अनेक बहुत लाभ हुए। प्रथम, वे भयंकर जानवरों से अपने को सुरक्षित रख सकते थे। दूसरा, गुफाओं में रहने के कारण उन्हें भयंकर तूफानों के समय अथवा सर्दी के समय किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता था। तीसरा, गुफाओं की दीवारों से पानी रिसता रहता था, अतः उन्हें पानी पीने के लिए किसी दूसरे स्थान पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। इसलिए आदि मानव गुफाओं में ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते थे। आदि मानव की गुफाओं से में निवास करने के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, उनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध है दक्षिणी फ्रांस में स्थित लेजरेट गुफा। इस गुफा का आकार 12 बाई 4 मीटर है। इस गुफा के अंदर से हमें जो चूलों, अनेक प्रकार के फलों, सब्जियों, बीजों, पक्षियों और अंडों और मछलियों जैसे साक्ष्य प्राप्त हुए। आदि मानव का तीसरा स्थान है झोपड़ियाँ।
पेड़ों से निकल कर के आदि मानव गुफाओं में पहुंचा। गुफाओं से निकलने के बाद आदि मानव ने झोंपड़ियां बनाना सीख लिया था। आदि मानव ने लगभग 1.25 लाख वर्ष पूर्व झोंपड़ियों का निर्माण करना आरंभ किया। यह आदि मानव द्वारा प्रगति की दिशा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण पग था। उसने अब कृषि आरंभ कर दी, इसलिए उसे स्थायी निवास की आवश्यकता हुई। अतः उसने झोंपड़ियों का निर्माण करना आरंभ किया। आदि मानव के झोंपड़ियों के निर्माण संबंधी हमें जो साक्ष्य मिले हैं, उनमें दक्षिणी फ्रांस में स्थित टेरा अमाटा नामक झोंपड़ी बहुत प्रसिद्ध है। यह झोंपड़ी घास फूस से बनाई जाती थी। इसकी छत लकड़ी की थी। इस झोंपड़ी के किनारों को सहारा देने के लिए बड़े पत्थरों का प्रयोग किया गया था। फर्श पर जो पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े बिखरे हुए हैं, उन स्थानों को दर्शाते हैं जहां बैठकर पत्थर के औजार आदि मानव के द्वारा मिलकर के बनाए जाते थे। और बहुत सारे क्षेत्रों से हमें चूल्हे को दर्शाने के साक्ष्य भी प्राप्त हुए, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि आदि मानव झोंपड़ी बना करके एक निश्चित स्थान पर उसने रहना शुरू कर दिया था। उसके बाद आता है अग्नि, फायर। अग्नि के आविष्कार के कारण आदि मानव के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। इसका आविष्कार कब हुआ, इस संबंध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। इसके प्रथम साक्ष्य हमें केनिया के चेसोवांजा और दक्षिण अफ्रीका में स्वाटा क्रॉस से प्राप्त हुए। यहाँ से पत्थर के औजारों के साथ साथ आग में पकाई गई चिकनी मिट्टी और जली हुई हड्डियों के अंश प्राप्त हुए। ये लगभग आज से 14 लाख वर्ष पूर्व के हैं। इन वस्तुओं को किस प्रकार आग लगी, इस संबंध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। अग्नि का आविष्कार मानव के लिए अनेक पक्षों में लाभकारी प्रमाणित हुआ है। प्रथम, आग से जंगली जानवरों को डर लगता था। अतः आदि मानव अग्नि से गुफाओं को प्रज्वलित रखने लगा उजाला के लिए। इस कारण से जंगली जानवरों से सुरक्षा प्राप्त हुई। दूसरा, अग्नि की सहायता से आदि मानव के लिए भयंकर शीत से बचना भी सुगम हो गया। तीसरा, इन गुफाओं के अंदर जहां अंधेरा रहता था, प्रकाश करना संभव हुआ। चौथा, अग्नि की सहायता से भोजन को पकाना आसान हुआ। यह कच्चे भोजन की अपेक्षा अधिक स्वाद होता था। पहले आदि मानव केवल बिना आग के कच्चा भोजन खाता था। अग्नि या आग की खोज के बाद अब आदि मानव पका हुआ भोजन खाने लगा। इसके बाद आदि मानव के भोजन के प्राप्त करने के तरीकों के बाद आदि मानव का निवास स्थान। उसके बाद अगला टॉपिक आता है हमारा औजारों का निर्माण, कि आदि मानव किस प्रकार आदि मानव ने औजार बनाए, उनका उपयोग कैसे किया जाता था, वो औजार किस चीज़ के बने होते थे। तो आदि मानव के जीवन में औजारों की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वह इनका प्रयोग जंगली जानवरों से अपनी सुरक्षा एवं अपने लिए भोजन जुटाने के लिए करता था। इसमें कोई संदेह नहीं, कुछ पक्षी और वानर आदि भी औजारों का निर्माण करते थे और उनका प्रयोग भी करते थे। आदि मानव के औजार पत्थर से निर्मित थे। संभवतः वे लकड़ी के औजार भी बनाते थे, किंतु लकड़ी के औजार समय के साथ नष्ट हो गए, जिनके हमें कोई अवशेष प्राप्त नहीं हुए। पत्थर के बने औजारों को 3 श्रेणियों में बांटा गया था। प्रथम श्रेणी में आने वाले औजार हस्तकुठार कहा जाता है। हस्तकुठारों को हाथ में पकड़कर या मुट्ठी में पकड़ा जाता था। ये अनेक प्रकार के होते थे। इनका प्रयोग किसी वस्तु को काटने अथवा किसी वस्तु को कुचलने के लिए किया जाता था।
इस प्रकार के औजार हमें बड़ी संख्या में तंजानिया से प्राप्त हुए। दूसरी श्रेणी के जो औजार हैं जिसमें आते हैं गंडासे, उन्हें भारी पत्थरों से तैयार किया जाता था। इसमें शल्कों को निकालकर धारदार बनाया जाता था। इसका प्रयोग संभवतः मांस काटने के लिए किया जाता था। इस प्रकार के हथियार हमें बड़ी संख्या में एशिया, अफ्रीका और यूरोप के अनेक स्थानों से प्राप्त हुए। तीसरे प्रकार की श्रेणियों में शल्क औजार सम्मिलित थे। ये हस्त कुठारों और गंडासों की अपेक्षा छोटे और पतले होते थे। इनके किनारे अधिक पैने होते थे। ये औजार अधिक उपयोगी तथा दूर तक प्रहार करने में सक्षम होते थे। पत्थर के औजार बनाने और इनका प्रयोग करने के लिए सबसे प्राचीन साक्ष्य हमें इथोपिया और केन्या से प्राप्त हुए। विद्वानों के अनुसार ऑस्ट्रेलोपिथेकस ने सबसे पहले पत्थर के औजार बनाए थे। लगभग 35,000 वर्ष पूर्व जानवरों के शिकार करने के तरीकों में सुधार हुआ। इसका साक्ष्य यह है कि इस काल में नए प्रकार के भालों का निर्माण किया जाने लगा। इसके अतिरिक्त तीर कमान भी बनाए गए। तो मुख्य रूप से आदि मानव के औजारों में हस्तकुठार, गंडासे, शल्क औजार प्रमुख माने जाते हैं। इसके बाद सिलाई वाली सुई का आविष्कार। आदिकाल मानव ने लगभग 21,000 वर्ष पूर्व सिलाई वाली सुई का आविष्कार किया। निसंदेह एक महत्वपूर्ण आविष्कार था। अब आदि मानव ने सिले हुए वस्त्र पहनने आरंभ कर दिए। अब हड्डी और हाथी दांत से भी औजार बनाए जाने लगे। इसके अतिरिक्त अब छेनी जैसे छोटे छोटे औजार भी बनाए जाने लगे। इनकी सहायता से हड्डी, सींग, हाथी दांत और लकड़ी पर नक्काशी की जाने लगी। तो ये आदिकालीन मानव के निर्मित औजार थे। उसके बाद अगला टॉपिक आता है हमारा भाषा और कला कि किस प्रकार आदि मानव ने बोलना सीखा और कला के बारे में उसे जानकारी हुई। तो सबसे पहले आता है इसमें भाषा। प्रारंभिक चरणों से हम भाषा का विकास नहीं हुआ था, तो आदि मानव के लिए अपने विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करने संभव नहीं था। इस कारण उसकी प्रगति करने की रफ्तार बहुत धीमी रही। भाषा के विकास ने उसके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिए थे। तो भाषा का विकास किस प्रकार हुआ, इस संबंध में अनेक मत प्रचलित हैं। होमोनिड भाषा में हाव भाव अथवा हाथों का संचालन सम्मिलित था। चेहरे के हाव भाव या हाथों के जो उच्चारण के माध्यम से भाषा के बारे में या गुनगुनाने का प्रचलन हुआ। मानव भाषा का प्रारंभ संभवतः बुलावों की प्रक्रिया से शुरू हुआ है, जैसा कि अन्य प्राइमेटों द्वारा किया जाता था। समय के साथ साथ इन ध्वनियों ने भाषा का रूप धारण कर लिया। बोलने वाली भाषा का आरंभ कब हुआ, इस संबंध में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वानों के अनुसार भाषा का सबसे पहले विकास आज से लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व माना जाता है। कुछ अन्य विद्वानों के अनुसार इसका विकास 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। इसका संबंध विशेष तौर पर आधुनिक मानव से है। कुछ अन्य विद्वानों के विचारानुसार भाषा का विकास आज से 40,000 से ईसा पूर्व से लेकर के 35,000 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। शिकार करने में भाषा का उपयोग शिकार करने में किस प्रकार सहायक सिद्ध हुआ है। भाषा का प्रयोग शिकार करने में निम्नलिखित पक्षों से लाभकारी है। लोग शिकार करने की योजना बना सकते थे। वे जानवरों के क्षेत्रों में संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते थे। वे जानवरों की प्रकृति पर विचार विमर्श कर सकते थे। वे शिकार के लिए आवश्यक औजार पर विचार कर सकते थे। वे मारे गए जानवरों के उपयोग के संबंध में चर्चा कर सकते थे। तो मुख्य रूप से भाषा के विकास ने
मनुष्य के शिकार करने में काफ़ी हद तक सुधार किया है। उसके बाद आता है आश्रय बनाने में, आवास बनाने में भाषा का उपयोग। भाषा का प्रयोग आश्रय बनाने में निम्नलिखित पक्षों से लाभकारी हुआ है। नंबर 1, लोग आश्रय बनाने के लिए सुरक्षित क्षेत्रों पर चर्चा कर सकते थे कि रहने का स्थान कहाँ बनाया जाए। दूसरा आता है वे आश्रय बनाने के लिए उपलब्ध सामग्री की जानकारी प्राप्त कर सकते थे। तीसरा आता है वे आश्रय बनाने के तरीकों के संबंध में चर्चा कर सकते थे। चौथा है वे आश्रय स्थल के निकट उपलब्ध सुविधाओं पर विचार विमर्श कर सकते थे। और पांचवा है वे आश्रय स्थल को जंगली जानवरों और भयंकर तूफानों से सुरक्षित रखने के उपायों के बारे में सोच सकते थे। तो ये भाषा के विकास के माध्यम के कारण ही आदि मानव के आश्रय बनाने में निपुणता आई। उसके बाद आता है कला। कला के बारे में आदि मानव के जो खोज थी कि आदिकालीन मानव जो प्रारंभ से कला पर विशेष दिलचस्पी थी, अतः उसने चित्रकला और मूर्तिकला के क्षेत्रों को अपना लिया था, जिनमें सबसे पहले हमारा आता है चित्रकला। चित्रकला में प्रारंभ में आदि मानव अपने दैनिक जीवन में जिससे प्रभावित होता था उन्हें वह पूर्ण भाव के साथ व्यक्त करने का प्रयास करता था। यानी कि आदि मानव को अपनी आँखों से जो चीज़ दिखाई देती थी वह उसे चित्रों के रूप में गुफाओं की दीवारों पर अंकित करता था। उसने जीव जंतुओं, पेड़ पौधों, सूर्य, चंद्रमा, तारों, नदियों आदि के चित्र बनाए, क्योंकि उनके जीवन में शिकार का विशेष महत्व था। अतः उन्होंने इससे संबंधित सर्वाधिक चित्र बनाए। ये चित्र गुफाओं की दीवारों और छतों पर बनाए गए थे। इनमें से स्पेन में स्थित अल्तामीरा, फ्रांस में स्थित लेस्कॉक्स तथा चाउबेट नामक गुफाएं विशेष रूप से प्रसिद्ध मानी जाती हैं। इन गुफाओं में इनकी दीवारों पर और छतों पर मुख्य रूप से विभिन्न जंगली जानवरों के, घोड़ों के, पहाड़ी बकरों के, हिरणों के, मेमथों के, गेंडे, शेर, भालू, चीता, लकड़बग्गा और उल्लुओं आदि के विशेष रूप से चित्र पाए जाते हैं। इसके बाद अगला आता है हमारा मूर्तिकला। मूर्तिकला चित्रकला के बाद आदि मानव ने मूर्तिकला के बारे में आदिकालीन मानव ने कुछ छोटे आकार की मूर्तियों का निर्माण आरंभ किया था। उन्होंने मानवों और जानवरों की अनेक मूर्तियां बनाई। इनमें से अधिकांश मूर्तियां स्त्रियों से संबंधित थी। इसका कारण यह था कि वे स्त्रियों को जनन शक्ति का स्रोत मानते थे। इनमें प्राय स्त्रियों के मुख को नहीं दर्शाया जाता था। इस प्रकार की अनेक मूर्तियां हमें यूरोप के विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुई हैं। इन मूर्तियों को वीनस देवी के नाम से जाना जाता था। तो इस कारण आदिकालीन मानव ने विभिन्न प्रकार की मूर्तियों का निर्माण किया। तो स्टूडेंट, आज हमारी 11th हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।